नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो यूआरएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द स्लिप इन अ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग एट 950 आरपीएम। एक 6 ध्रुव वाला 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर यदि 950 आरपीएम पे घूमता है तो उसका स्लिप कितना होगा। दोस्तों स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रोटर स्पीड ऑलरेडी गिवन है, वो है 950 आरपीएम। अब हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पोल गिवन है 6 और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है हमें 50 हर्ट्ज। तो सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकलेगी, ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन में p। तो 120 इंटू 50 अपॉन में 6, तो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी 1000 आरपीएम। अब स्लिप निकल जाएगी 1000 माइनस 950 अपॉन में 1000, तो स्लिप हो जाएगी दोस्तों 0.05। अब हमें परसेंटेज में स्लिप को निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, हमें 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये परसेंटेज स्लिप निकल जाएगी और वो निकल जाएगी दोस्तों कितनी, 5%। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5%। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर व्हिच इज रोटेटिंग एट 900 आरपीएम। एक 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर यदि 900 आरपीएम पे घूमता है तो उसके कितने ध्रुव होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, वो कितना होता है 120 f अपॉन में p। यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड कितनी दी गई है 900 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज और पोल हमें निकालने हैं। तो पोल हो जाएगा 120 इंटू 60 अपॉन में 900। तो इस जीरो से ये कैंसिल आउट, इस जीरो से ये कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो नंबर ऑफ पोल की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मेनी स्लिप रिंग आर देयर फॉर अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैविंग अ रोटेटिंग आर्मेचर। 3 फेज स्टार विन्यास में जुड़े घूर्णन आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। दोस्तों स्लिप का काम है रोटर और स्टेटर के बीच में इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट को बनाना ताकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर सके। और दोस्तों स्लिप रिंग को कलेक्टर रिंग भी बोला जाता है और इसका मेन काम क्या है, ये डीसी एक्साइटेशन को ट्रांसमिट करता है रोटेटिंग वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं दोस्तों, अगर मशीन 5 kVA से कम की है तो हम रोटेटिंग आर्मेचर का यूज करते हैं, अगर मशीन 5 kVA से ज्यादा की है तो हम रोटेटिंग फील्ड का यूज करते हैं। दोस्तों रोटेटिंग आर्मेचर के केस में स्टेटर में डीसी फील्ड जनरेट होती है और एसी वोल्टेज इंड्यूस होती है रोटेटिंग आर्मेचर में, और वही इसका अपोजिट होता है रोटेटिंग फील्ड में, इसमें डीसी फील्ड जनरेट होती है रोटर में और एसी वोल्टेज इंड्यूस होता है स्टेटर में। दोस्तों डीसी एक्साइटेशन के केस में हमें नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितनी चाहिए, 2 चाहिए। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के केस में हमें नंबर ऑफ स्लिप रिंग 3 चाहिए और 3 फेज स्टार कनेक्शन के केस में हमें नंबर ऑफ स्लिप रिंग 4 चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, डीसी एक्साइटेशन में हमें केवल 2 वायर की जरूरत होती है तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग हो गई 2, डेल्टा कनेक्शन में 3 वायर होते हैं तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग हो गई 3, और स्टार कनेक्शन में 4 वायर होते हैं, एक वायर न्यूट्रल वाला भी होता है तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग हो गई 4। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 44 है, EMF जनरेटेड इज इन द फॉर्म ऑफ AC। इनमें से किस में EMF AC के रूप में है, A इन DC जनरेटर ओनली, B इन AC जनरेटर ओनली, C बोथ इन AC एंड DC जनरेटर एंड D नन ऑफ द अबव। दोस्तों चाहे वो AC जनरेटर हो चाहे वो DC जनरेटर हो, पर दोनों के केस में जो EMF वेवफॉर्म जनरेट होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो AC फॉर्म में होगी। और दोनों मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करता है। और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या बताता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उस कंडीशन में EMF कंडक्टर में जनरेट होता है। और दोस्तों इस EMF जनरेशन को बोला जाता है डायनामिक इंड्यूस EMF। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली है, जो ये EMF जनरेट हो रहा है वो AC फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो इसी वजह से जो इनिशियल EMF जनरेट हो रहा है वो AC फॉर्म का होता है। बाद में हम कम्यूटेटर का यूज करके हम उसको DC में चेंज कर देते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इन AC एंड DC जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 250 वोल्ट 50 वाट बल्ब का प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ 250 वोल्ट 50 वाट बल्ब। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें पावर गिवन है 50 वाट, वोल्टेज है 250 वाट, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो पावर है 50, वोल्टेज है 250 इंटू 250, R हमें निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कटा, 5 5 जा 25, तो 250 इंटू 5 होता है 1250, तो R हो जाएगा 1250 ओम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1250 ओम। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि पावर फैक्टर 0 है तो परिपथ के बारे में क्या कहा जा सकता है। इफ द पावर फैक्टर इज 0 व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सर्किट, A प्योरली रेजिस्टिव, B पार्शियली रेजिस्टिव पार्शियली इंडक्टिव, C पार्शियली रेजिस्टिव पार्शियली कैपेसिटिव, D प्योरली रिएक्टिव। दोस्तों पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि हम कितनी एफिशिएंटली पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों पावर फैक्टर की रेंज होती है 0 से लेके 1 तक। 1 का मतलब है कि हम पूरी पावर को कंज्यूम कर रहे हैं और 0 का मतलब है हम कोई भी रियल पावर को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब पावर फैक्टर 1 किस केस में होता है, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, तो उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस
प्लस होता है 0। और दोस्तों पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई में I मल्टीप्लाई में cos phi। अब दोस्तों क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू I इंटू cos 0। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो पावर हो जाएगी V मल्टीप्लाई में I। अगर सर्किट पार्शियली रेजिस्टिव है और पार्शियली इंडक्टिव है तो उस केस में क्या होगा, पावर फैक्टर होगा लैगिंग, क्योंकि इंडक्टिव लोड जहां भी लगता है वहां पे पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। और लैगिंग के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से कुछ एंगल पे। और जब सर्किट पार्शियली रेजिस्टिव हो और पार्शियली कैपेसिटिव हो उस केस में भी पावर फैक्टर लेस देन 1 रहता है, लेकिन पावर फैक्टर होता है लीडिंग, यानी कि करंट लीड करता है वोल्टेज से कुछ एंगल पर। लेकिन अगर सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो या प्योरली रेजिस्टिव हो तो उस केस में पावर फैक्टर होता है 0, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो फेस एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कोई भी हमने यूजफुल वर्क नहीं करा, यानी कि कोई भी हमने रियल पावर को कंज्यूम नहीं करा है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्योरली रिएक्टिव सर्किट। क्वेश्चन नंबर 47 है, एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। आवृत्ति के कम होते जाने पर सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए डजंट चेंज, बी इंक्रीजेस, सी डिक्रीजेस एंड डी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। दोस्तों जैसे जैसे एसी करंट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है XL इक्वल्स टू 2πfl, यानी कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 48 है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ अ बेस 10 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें बेस गिवन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालनी थी हाइट, और इस 2 से 10 कटेगा 5 टाइम और इस 5 से ये 20 कटेगा 4 टाइम, तो हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि दो समांतर कंडक्टर में विद्युत प्रवाह एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का बल कैसा होगा। व्हेन टू पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। ए अट्रैक्टिव, बी नो फोर्स, सी रिपल्सिव एंड डी इनिशियली अट्रैक्टिव देन रिपल्सिव। दोस्तों जब दो पैरेलल कंडक्टर करंट को कैरी करते हैं सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच के फोर्स में अट्रैक्शन होता है। दोस्तों जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है दोनों कंडक्टर के बीच में, और दोनों कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। तो नेट फोर्स जो होता है, यानी कि दोनों कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वो ऐड हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप फिगर से भी समझ सकते हैं, जब दो पैरेलल कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी करते हैं तो दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। तो इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा है वो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अब ऐड हो चुका है, जिससे कि एक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, क्योंकि अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो चुका है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि मोटर की वाइंडिंग में बहती प्रवाह दुगनी हो जाए तो उत्पादित गर्मी पर क्या असर पड़ता है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मोटर वाइंडिंग इज डबल देन द हीट प्रोड्यूस विल बिकम ए हाफ, बी डबल, सी 4 टाइम एंड डी 1/4। दोस्तों जूल के नियम के अकॉर्डिंग जो हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर टाइम। अगर दोस्तों हम हीट को डबल कर दें तो करंट 4 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम रेजिस्टेंस की मात्रा को कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि सारा फोकस किस पे है, करंट पे है। तो रेजिस्टेंस को हमने R माना है, तो इनिशियल कंडीशन में हीट जनरेशन क्या होगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। अब हमने करंट की वैल्यू को दुगना कर दिया है, तो अब हीट जनरेशन क्या होगा, ये हो गया H1, ये हो गया H2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर R मल्टीप्लाई में T। यहाँ पे टाइम और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो H2 हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू R इंटू T। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, H1 अपॉन में H2 इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी अपॉन में 4 स्क्वायर आर टी। तो इस आर टी से ये टी कट गया, I स्क्वायर से I स्क्वायर कट गया, तो H2 कितना हो जाएगा 4H1, यानी कि हीट जनरेशन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज 10 मिलीवोल्ट और विद्युत प्रवाह 100 माइक्रो एम्पियर है तो उसका मूल्य क्या होगा। इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज 10 मिलीवोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 100 माइक्रो एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन में I। यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलीवोल्ट में दे रखा है और करंट हमें माइक्रो एम्पियर में दे रखा है, बस हमें क्या करना है, इनको एम्पियर और वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज कितना है, 10 मिलीवोल्ट है, तो इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, और करंट कितना दे रखा है 100 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 और 100 इंटू 10 की पावर -6। तो इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा और एक जीरो से ये कटेगा -5 हो जाएगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव
पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, तो हमने इसमें 10 की पावर में एक माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा ऊपर 10 की पावर -3। अब हम 10 की पावर -5 को ऊपर लेके गए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर -3 प्लस 5, तो ये होगा 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 100 ओम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 ओम। क्वेश्चन नंबर 53 है 10 नैनोफैराड के कैपेसिटर को 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। हो रहा कैपेसिटेंस ऑफ 10 नैनोफैराड, व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Xc = 1/2 पाई FC। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू क्या है 10 नैनोफैराड, तो इसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 × 10 की पावर -9 फैराड। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें 1 मेगाहर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब हम सारी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 × पाई मल्टीप्लाई में 10 × 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई में 1 × 10 की पावर -6, तो Xc कितना हो जाएगा 1/2 पाई। हम 10 × 10 की पावर -9 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई में 1 × 10 की पावर 6, तो 10 की पावर -8 और प्लस 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा 1/2 पाई × 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 को हम ऊपर लेके गए तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2/2 पाई, और 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है /2 पाई, तो 2 से इसको काट सकते हैं 50 टाइम्स, तो ये बचेगा 50/पाई। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50/पाई ओम। क्वेश्चन नंबर 54 है ग्राउंडिंग का उपयोग मूलतः किससे संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अर्थिंग इज मेनली नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए ओवरलोड, बी शॉर्ट सर्किट, सी हाई टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड डी इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों मूल रूप से अर्थिंग का मुख्य काम क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करना। अर्थिंग क्या करता है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ को क्रिएट कर देता है ताकि अगर इनकेस कोई फॉल्ट करंट होता है या कोई लीकेज करंट होता है वो अर्थ के थ्रू सेफली पास कर सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 55 है एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का क्या फायदा होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम ओवर एसी सिस्टम इज ए रिएक्टेंस, बी नो स्किन इफेक्ट, सी एडी करंट लॉस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों डीसी सिस्टम के कई सारे एडवांटेज भी होते हैं और कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। आज हम बात करेंगे डीसी सिस्टम के एडवांटेज की। तो उसका मुख्य एडवांटेज क्या है कि डीसी सिस्टम में कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता है। और दोस्तों स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब करंट कंडक्टर के केवल आउटर सरफेस पे फ्लो करता है, उसके मिडल पार्ट से फ्लो नहीं करता है, उसके इसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट। यानी कि करंट का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई कहाँ पे होगा, उसके सरफेस पे होगा। लेकिन डीसी सिस्टम के केस में क्या होता है, करंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में, और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन डीसी में सेम रहती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो जब स्किन इफेक्ट कम होगा तो पावर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। और दोस्तों डीसी सिस्टम में रिएक्टेंस भी नहीं होता है क्योंकि डीसी सिस्टम में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अवेलेबल नहीं होते हैं। रिएक्टेंस वहीं पे मौजूद होगा जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस मौजूद हो। दोस्तों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में भी एज कम्पेयर टू एसी सिस्टम डीसी सिस्टम में लॉसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें कई सारे एडिशनल लॉस नहीं होते हैं, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं होता है, तो वहाँ पे लॉस कम हो गए, स्किन इफेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे लॉस कम हो गए। तो इस वजह से जो ओवरऑल लॉसेस होते हैं एज कम्पेयर टू एसी डीसी सिस्टम में कम होते हैं। बाकी पीडीएफ में मैंने और भी एडवांटेज यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप उसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नो स्किन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है वितरण लाइन में सर्वोच्च तार क्या है। द टॉप मोस्ट वायर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज ए न्यूट्रल, बी अर्थ, सी फेस एंड डी कोई भी। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो टॉप मोस्ट वायर होता है वो होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर को दोस्तों ग्राउंड वायर भी बोला जाता है और गार्ड वायर भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में ग्राउंड वायर या गार्ड वायर का जिक्र होगा तो इसका मतलब है अर्थ वायर। और दोस्तों अर्थ वायर आसमानी बिजली से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि दोस्तों अर्थ वायर एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। इनकेस अगर कभी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई या कभी बिजली गिरी तो सारी बिजली सेफली ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों आपने देखा होगा अर्थ वायर काफी पतली वायर होती है, यानी कि इसका रेडियस कम होता है क्योंकि दोस्तों जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और क्योंकि दोस्तों उसको लाइटनिंग स्ट्राइक को झेलना है उसके लिए उसका रेजिस्टेंस हाई होना जरूरी है। नहीं तो अगर कोई नॉर्मल वायर होगा तो लाइटनिंग स्ट्राइक में तो इतना ज्यादा वोल्टेज होता है, इतना ज्यादा करंट होता है कि वो तो झेल ही नहीं पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अर्थ वायर हाई इनरस करंट को झेलने की क्षमता रखता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 57 है विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेज लाइनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई वोल्टेज लाइन इन ऑर्डर टू ए रिड्यूस स्किन इफेक्ट, सी रिड्यूस ट्रांसमिशन फॉल्ट एंड डी इंक्रीज केबल लाइफ। दोस्तों हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे क्योंकि केबल का अपना रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, तो हम उस रेजिस्टेंस को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं या उसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो लॉसेस तो होगा ही इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब दोस्तों हमारे पास पावर तो कांस्टेंट है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है V × I। अगर हमें पावर को कांस्टेंट रखना है तो हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या करंट को बढ़ा सकते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट में से हम किसी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मान
के चलिए हमें 50 वॉट की पावर को सप्लाई करना है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 और करंट कितना हो जाएगा 5। ये हम इसी 50 वॉट को कैसे सप्लाई कर सकते हैं, हम वोल्टेज को कर दे 25 और करंट को कर दे 2। तो दूसरे केस की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जो हीट लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के स्क्वायर टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा हीट लॉसेस होंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, हाई करंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा उतना ही कम करंट होगा और उतने ही कम हीट लॉसेस होंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस लाइन लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित प्रतीक को पहचाने, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको हमें पहचानना है। दोस्तों जो सिंबल दिया हुआ था वो था नैंड गेट का। दोस्तों नैंड गेट का आउटपुट 3 कंडीशन में हाई रहता है और एक कंडीशन में लो रहता है। वो एक कंडीशन कौन सी है, जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तो उस केस में जो नैंड गेट का आउटपुट होगा वो होगा लो, और बाकी सारे केस में जब दोनों इनपुट लो है तो उस केस में भी इसका इनपुट हाई है। जब एक इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है तो उस केस में भी इसका इनपुट हाई है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन बिजली की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। ए ड्राई केमिकल पाउडर, बी फोम टाइप, सी वाटर मिस्ट एंड डी CO2। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा गलत है कायदे से। क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिक फायर को बुझा सकता है, क्योंकि केवल एक एक्सटिंग्विशर है प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक फायर में यूज करा जाता है, वो है CO2। हम ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर में 2 कमियां होती हैं। पहली क्या है, इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है ड्राई केमिकल के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने हीट को बुझा भी दिया तो चांसेस है कि हीट दोबारा लग सकती है। और दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को डैमेज कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पाउडर का यूज कर रहे हैं तो कोई भी सेंसिटिव इक्विपमेंट होगा जहां पे हम पाउडर डाल देंगे तो वो तो डैमेज होना उसका पक्का है, क्योंकि CO2 में होता है दोस्तों कूलिंग इफेक्ट। ये आग को बहुत जल्दी ठंडा करता है और इसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है, यानी कि कोई भी छोटे मोटे पार्टिकल्स इसमें नहीं बचते हैं। तो सबसे इफेक्टिव क्या है इसमें, CO2 है आग को बुझाने के लिए। हम ना ही फोम टाइप का इस्तेमाल करते हैं ना ही वाटर मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबल होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम वाटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, तेल का आग किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑयल फायर आर क्लासिफाइड एज ए क्लास ए, बी क्लास बी, सी क्लास सी एंड डी नन। दोस्तों ऑयल फायर होती है क्लास बी फायर। दोस्तों मुख्यतः 5 तरह की क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। क्लास ए में आता है वुड, पेपर, क्लॉथ, रबड़, प्लास्टिक। जो नॉर्मल मटेरियल होते हैं वो क्लास ए में आते हैं। क्लास बी में क्या आते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये क्या है, ये ऑयल है और ये काफी ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, तो ये क्लास बी में आते हैं। क्लास सी फायर में आते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और क्लास डी फायर में आते हैं कंबसेबल मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी फायर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।